आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, व्हाटएवर फील कनेक्टेड विद यू। मैं हूं सत्यवान, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर्स एकेडमी में। हम लेकर आते हैं आपके लिए लाइफ स्किल डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कंपटीशन तैयारी, स्टडी मटेरियल्स फॉर स्टूडेंट्स और बहुत सारे चीज। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। जो टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पावर बूस्टर का काम करेगा आज का सेशन। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ उससे संबंधित जानकारियों को भी हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज का सेशन। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस से रूबरू होंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस का ऑप्शन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आधा का प्रतिलोम क्या होता है। नेक्स्ट है न्यूनतम छोटी से छोटी आवाज संख्या क्या है। आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध का प्रयोग करेंगे। योग घटाव का विलोम क्या होता है, कहने का क्या तात्पर्य है। तो प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करती है, कौन ऐसा ऑप्शन हो सकता है इसमें। तो इसका सही आंसर है आपका योग व्याकरण यानी घटाव का विलोम क्या होता है, कहने का तात्पर्य क्या है। यह क्वेश्चन जो है, इस प्रकार का प्रश्न जो है, प्रश्न की चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करती है, ठीक है ना। आपको पता है कि चिंतन जो है एक उच्च मानसिक क्रिया है। यह क्रिया तब प्रारंभ होती है जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या होती है, वह उसके समाधान के लिए विभिन्न साधनों के बारे में सोचता है तथा संकल्पना एवं तर्क द्वारा समस्या का समाधान करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चिंतन की गहन शैली जो है वह योग व्याकरण घटाव का विलोम क्या होता है, कहने का क्या तात्पर्य है, इससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम क्या है। अधिगम क्या है, जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। बी ऑप्शन है आपका व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है अधिगम। सी नंबर है प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है अधिगम। डी नंबर है विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है अधिगम। तो इसका सही आंसर है आपका व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है अधिगम, ठीक है। और अधिगम जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित कर अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाते हैं। अधिगम आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास में कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण यानी अभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसका सही आंसर है आपका पूर्व परंपरागत। लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है ना, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ठीक है। इसमें नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। पूर्व परंपरागत, ठीक है, जो आपका पूर्व परंपरागत जो है वो आपका 7 से 10 वर्ष तक का है। परंपरागत नैतिक स्तर जो है 10 से 13 वर्ष तक का आयु को निर्धारित किया गया है। और उत्तर परंपरागत जो है वह 13 वर्ष से ऊपर, ठीक है, इसको वो निर्धारित किया है कोहलबर्ग के हिसाब से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यक्तिगत तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था क्या कहलाती है, ठीक है। इस अवस्था को संवेदीगामक काल कहते हैं, पूर्व क्रियात्मक काल कहते हैं, मूर्त क्रियात्मक काल कहते हैं या औपचारिक क्रियात्मक काल कहते हैं।
इसका सही आंसर है आपका पूर्व क्रियात्मक काल। जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, ठीक है। जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है ना, बाल विकास के क्षेत्र में, सभी ने अपना अपना अलग अलग तर्क दिया है। और पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक 4 अवस्था में आपका एक संवेदी प्रेरक है। संवेदी प्रेरक जो है वो आपका जन्म से 2 वर्ष की आयु को संवेदी प्रेरक के रूप में हम जानते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक के आयु को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका 7 से 11 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 वर्ष से ऊपर, ठीक है ना। जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार उन्होंने कुछ अलग तर्क दिया, जीन पियाजे ने कुछ अलग तर्क दिया, तो सभी वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग तर्क रखा है इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है। आपको देखिएगा अक्सर नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन भी आता है, नहीं आता ऐसा बात नहीं है, लेकिन प्रायः देखिएगा क्वेश्चन जो नहीं है उसमें से आपको छांटना है। इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। सो ऑप्शन है आपका व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, बी ऑप्शन है आपका व्यक्तिपरक अनुदेशन करना, सी ऑप्शन है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, और डी ऑप्शन है आपका विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। सही आंसर है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। देखिए, एक दूसरे से व्यक्तिगत भिन्नता होना सार्वभौमिक सत्य, ये सबको पता है। हमारे विकास में आनुवांशिक और बाह्य दोनों कारक उत्तरदायित्व होते हैं, ये भी सबको पता है। अतः शिक्षकों के लिए अधिगमकर्ता के विभिन्न प्रकार विभिन्नता चरों तथा भौतिक विशेषताएं, तार्किक क्षमता, जमीन, लिंग, योग्यता, अधिगम के तरीके विद्यार्थी के बारे जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, जिससे एक प्रभावी और फलदायी अधिगम प्रक्रिया तो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए वांछित योजना बना सके, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है। चिंतन के विषय में गलत है, ठीक है। तो चिंतन में प्रतिभाएं और भाषा प्रयुक्त होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा है चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है यानी सेट है। चौथा ऑप्शन चिंतन और भाषा असंबंधित है। सही आंसर आपका चिंतन और भाषा असंबंधित है। चिंतन एक उच्च बौद्धिक क्रिया है जिसमें समस्या समाधान के लिए सूचना, प्रक्रमण, संकल्पना तथा तर्क सम्मिलित होते हैं, और यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया का एक समुच्चय है। चिंतन में प्रतिमाएं एवं भाषा प्रयुक्त होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है, ठीक है। तत्परता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। सही आंसर है आपका बहुअनुक्रिया का नियम। ये जो है थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है, ठीक है। तो एक बार थार्नडाइक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। E.L. थार्नडाइक ने 20वीं शताब्दी में से पूर्व में अधिगम से संबंधित मूल 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। ये नियम शिक्षा के सभी प्रकारों में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। और 3 नियम क्या है? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, और तीसरा है अभ्यास का नियम। तो सभी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जानकारी के लिए। तत्परता का नियम का मतलब क्या है? इससे तात्पर्य है कि सीखने के लिए तैयार या सक्षम होने से पहले सीखने वाली की बुनियादी को पूरा करना होता है, ठीक है ना। प्रभाव का नियम क्या है? इससे तात्पर्य है कि अधिगमकर्ता की भावनात्मक प्रतिक्रिया शामिल होनी चाहिए। और अभ्यास का नियम क्या है? अभ्यास का नियम से जुड़ाव मजबूत होते हैं और अभ्यास नहीं होने पर वो कमजोर हो जाते हैं। जो ज्यादा अभ्यास करते हैं वो मजबूत होते हैं, जो अभ्यास नहीं करते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। अतः सीखने और समझने के लिए सीखने वाले को अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। ये 3 प्रकार के नियम जो हैं ये थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। और ये बहुअनुक्रियात्मक
का नियम जो है उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत बताया है या दिया है उसमें ये चीज नहीं सुझाई गई है। गणितीय कौशल, संगीत कौशल, अंतर्व्यक्ति कौशल, व्यवहारिक कौशल। सही आंसर है आपका व्यवहारिक कौशल को हार्वर्ड गार्डनर ने उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है ना, गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर। ऑप्शन है आपका समस्या समाधान, अन्वेषण, निर्देशित अन्वेषण या प्रदर्शन। सही आंसर है आपका अन्वेषण या खोज, जो कि आपका बाल शिक्षा पर आधारित नहीं है। छात्र जो है, छात्र केंद्रित शिक्षा को ही बाल शिक्षा कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षकों द्वारा बालकों के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। अधिगम की समस्या आधारित, निर्देशित अन्वेषण तथा प्रदर्शन की परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होती है, जबकि अन्वेषण जो है, अन्वेषण की जो परिस्थिति है यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। सही आंसर है आपका प्रशंसा। प्रशंसा जो है वो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है भाई? तो अभिप्रेरणा जो है, ठीक है ना, अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय कार्य करता है। ठीक है, यह छात्रों में सीखने के लिए उत्सुकता उत्पन्न कर उसे क्रियाशील रखती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुबुद्धि मन के फ्रेम, कहने का मतलब जो ढांचा होता है मन, ठीक है ना, सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, यानी मन के फ्रेम, मन का जो ढांचा है उसका सिद्धांत जो दिए थे उसके प्रवर्तक कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, E.L. थॉर्नडाइक, J.P. गिलफोर्ड। तो इसके प्रवर्तक थे आपका हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है 1983, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है आपका 1983 की बात है, ठीक है ना, में 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया है। कितना? 9 टाइप ऑफ, 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया है, जिसमें आपका भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, अंतः पारस्परिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि, नैसर्गिक बुद्धि तथा अस्तित्ववाही बुद्धि सम्मिलित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं तो ऑप्शन है पहला आपका, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। अगला ऑप्शन है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। अगला ऑप्शन है, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला ऑप्शन है, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रविधियां प्रयोग की जाती है। तो सही आंसर है आपका, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होते हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह, यानी कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह यानी रचना सृजनात्मक के विकास में बाधा पहुंचाती है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को अध्यवसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।
तो सही आंसर है आपका शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। ठीक है, ऑप्शन सी। सो जब भी हम चर्चा करेंगे क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस के बारे में, जब तक आंसर नहीं बता देते हैं तब तक आप खुद से सोचने की कोशिश कीजिएगा कौन सा आंसर सही होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑप्शंस जो हैं प्राय समान रहते हैं। आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है क्वेश्चंस का ऑप्शंस। ठीक है ना, इसीलिए बहुत ही सोच समझ के इसका जवाब देना है बाल विकास में। ठीक है, सो शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अनियंत्रित करना व्यूह रचना सृजनात्मक विकास में बाधा पहुंचाती है। ठीक है ना, जबकि शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएं छात्रों को लचीले ढंग से चिंतन करने, प्रोत्साहित करने, अध्यावसायी एवं विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन करने एवं वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा जोखिम उठाने हेतु प्रोत्साहन में सहायता भी देती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, जिसको मानव संपर्क से अलग रख के बड़ा किया गया है, प्रायः दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है। स्वाभाविक बात है, अगर मानव समाज से अगर उसको दूर रखा जाए तो उसमें भाषा की कमी होगी, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है? तो वातावरणीय, सेकंड ऑप्शन आपका जैविकीय, अगला ऑप्शन है अंतःक्रियावादी और लास्ट ऑप्शन आपका व्यवहारिक। तो इसका सही आंसर आपका होगा अंतःक्रियावादी। ठीक है ना, मानव की जो संरचना है इसके लिए प्राथमिक विधि होती है। ठीक है ना, किंतु संचार हेतु भाषा के अलावा अन्य तरीके भी हैं। बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है वो प्रायः दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है। ठीक है, उसको भाषा में समस्याएं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? सामाजिक दक्षता का विकास करना है हमको, नहीं तो कौन सी परवरिश सबसे अधिक प्रभावशाली है ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन है अधिनायकवादी, दूसरा ऑप्शन है लापरवाह, तीसरा ऑप्शन है प्राधिकारिक और चौथा ऑप्शन है कृपालु। सही आंसर है इसका प्राधिकारिक। ठीक है, बालकों की जो सामाजिक दक्षता का विकास अगर करना है, ठीक है ना, उसके लिए प्राधिकारिक परवरिश शैली जो है वो अधिकतम प्रभावी होगा। ठीक है, अधिनायकवादी एवं कृपालु शैली द्वारा बालकों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक यानी निर्माणात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? प्रश्नोत्तरी, मानदंड संदर्भित परीक्षण, समूह परिचर्चा, वार्तालाप। सही आंसर है इसका वार्तालाप। वार्तालाप जो है आपका संरचनात्मक आकलन के लिए प्रश्नोत्तरी, मानदंड संदर्भित परीक्षण तथा समूह परिचर्चा उपयुक्त उपकरण है, जबकि वार्तालाप जो है संरचनात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त नहीं माना जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं के सत्ता और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगमकर्ताओं के सत्ता और लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, टाइपिंग में। और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना, तो कौन सा कथन सही नहीं है इसका हमको यहाँ पर चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है आपका संकलित यानी योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन कहलाता है। अगला ऑप्शन है संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है। अगला ऑप्शन है संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। तो इसका सही आंसर है आपका संकलित यानी योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। ठीक है, संकलित आकलन जो है सत्र की समाप्ति के बाद होता है। संकलित यानी योगात्मक आकलन जिसको कहते हैं, तो सारे
एक्टिविटीज का योग रहता है उसमें, ठीक है। तो संकलित आकलन सत्र जब समाप्त होता है उस समय होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है, अतः यह एक औपचारिक आकलन कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है, ठीक है ना। अधिगम अयोग्यता जो है किस रूप से परिभाषित की जा सकती है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका यह बाह्य और शैक्षिक संस्कृति वंचना से होती है। अगला ऑप्शन है यह आंतरिक और केंद्रीय तंत्रिक अतंत्रिक की दुष्क्रिया से होती है। अगला ऑप्शन है यह बाह्य है और संवेदिक विक्षोभ यानी बाधा से होती है। अगला ऑप्शन है यह आंतरिक है और मानसिक मंदता से होती है। तो सही ऑप्शन हमारा है और सही आंसर इसका है यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। अधिगम अयोग्यता जो है वो आंतरिक एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। इससे ग्रस्त बालक पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी, गणित एवं तर्क शक्ति आदि में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है, ठीक है ना। तो विकास के संबंध में कौन सा सार्थक तथ्य है, यह पूर्वानुमान प्रारूप से के अनुसार नहीं होता है, यह आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला ऑप्शन है सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। लास्ट ऑप्शन है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो इसका सही आंसर है आपका यह आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के सामाजिक निर्मितावादी उपागम की विशेषता है, यानी कौन सी विशेषता है, ठीक है ना, क्या विशेषता है। अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना। बी ऑप्शन है आपका अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना। सी ऑप्शन है आपका अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देना। और डी ऑप्शन है आपका अधिगम के लिए अनुभव पर बल देना। सही आंसर है आपका अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देना है ये आपका। तो अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देना एक सामाजिक कंस्ट्रक्टिविटी उपागम की एक विशेषता है। इस प्रक्रिया के द्वारा दूसरों के अनुभव एवं सीखने का ज्ञान अर्जित कर व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना, ठीक है। पहला ऑप्शन है कुछ समय के लिए। अगला ऑप्शन है अधिकांश समय के लिए। सी ऑप्शन है पूरे समय के लिए। और डी ऑप्शन है विद्यालय की सामाजिक गतिविधियों के दौरान, ठीक है ना। तो सही आंसर इसका है अधिकांश समय के लिए, ठीक है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी बालकों की समानता के अधिकार को पहचानते हुए सभी बालक, जिसमें पिछड़ा, विशेष आवश्यकता वाले या सामान्य, सभी प्रकार के बालकों को एक साथ एक कक्षा कक्ष में शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा में अधिकांश समय के लिए शिक्षित करना किया जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। भाषा अनुकूल श्रेणी कहते हैं, भाषा अर्जन साधन कहते हैं, भाषा स्वीकार इच्छा कहते हैं, भाषा अर्जन क्षेत्र कहते हैं। सही आंसर है आपका भाषा अर्जन साधन कहते हैं इसको चॉम्स्की के अनुसार, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने प्रस्तुत किया है, इस चीज को जान लीजिएगा, ठीक है ना। भाषा विकास का जो सिद्धांत है इसको चॉम्स्की ने प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार भाषा अर्जन साधन भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है।
पहला ऑप्शन है उर्जित, दूसरा निर्दिष्ट यानी निर्देशित, तीसरा ऑप्शन है पृथक और चौथा ऑप्शन है सतत लगातार। ठीक है ना, जिसको हम लोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका पृथक। ठीक है, अर्जित, निर्दिष्ट, प्रयास, सतत, लगातार एवं लक्ष्य प्राप्ति आदि व्यक्ति के अभिप्रेत व्यवहार से संबंधित विशेषता है, जबकि पृथक जो है वो अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर क्या है? ठीक है, समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम। इसका सही आंसर है आपका समस्या समाधान अधिगम। ये गैने के हिसाब से, ठीक है ना, गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का जो पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है वो है आपका समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, आधुनिक अनुदेशन सिद्धांतों के पिता, ठीक है ना, इसको गैने को आधुनिक अनुदेशन सिद्धांतों का पिता माना जाता है। तो पूरा नाम है आपका रॉबर्ट गैने। इन्होंने अपने सिद्धांत में 8 स्तरों के संकेत दिए हैं। ठीक है ना, जिसमें आपका अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, अधिनियम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम एवं समस्या समाधान अधिगम का वर्णन किया है। इसमें सबसे निम्नतम एवं उच्चतम स्तर पर क्रमशः संकेत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम को माना जाता है। ठीक है ना, उच्चतम में आपका समस्या समाधान अधिगम को माना जाता है और निम्नतम में आपका संकेत अधिगम को माना जाता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। कौन सी विशेषता जो है वो वंचित बालक की नहीं है? पहला ऑप्शन है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना। दूसरा ऑप्शन है आधारभूत एवं सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट। और चौथा ऑप्शन है उनकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। सही आंसर है हमारा इसका आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। ठीक है ना, वे बालक जो पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समान अवसर के अधिकार से वंचित रह जाते हैं उनको हम लोग वंचित बालक कहते हैं। वंचित बालक किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो वंचित बालक कौन होंगे? जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है ना, इनको हम लोग वंचित बालक कहेंगे। इन्हें अपने जीवन में आधारभूत आवश्यकताओं की कमी, मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट एवं विकास के समान अवसरों से वंचित रहना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बालक जो किसी एक विशेषता जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च या निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह रहता है, यह कथन किस महत्व को बल देता है? एक बालक जो एक विशेष विशेषता की बात करें हम तो दुश्चिंता कह सकते हैं या सामाजिकता कह सकते हैं। ठीक है ना, उसमें या तो उच्च है या तो निम्न है और बाद के वर्षों में भी ऐसा ही उसका स्थिति रहता है। ठीक है ना, तो किस महत्व को बल देता है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन अनुवांशिकी, नेक्स्ट वातावरण, सी अनुवांशिकी और वातावरण दोनों, और लास्ट ऑप्शन परिपक्वता। तो सही आंसर है हमारा अनुवांशिकी का। अगर उसके अंदर में अनुवांशिकी समस्या है तो वह बाद में भी उसी तरह बना हुआ रहेगा। जो वंशानुगत जो गुणों का एक पीढ़ी, वंशानुगत जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, और इसी को हम अनुवांशिकता कहते हैं। बालक के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास पर अनुवांशिकता का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है। इसी प्रकार किसी भी बालक का किसी एक विशेषता में उच्च या निम्न होना और बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहना, यह उसका अनुवांशिकी महत्व को स्पष्ट करता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, निम्नलिखित में से
कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता से, आंशिकता से, यादृच्छिकता से, या समग्र या साकल्यता से? सही आंसर है आपका समग्रता और साकल्यता से। ठीक है, तो विकास का जो पक्ष है, जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और समग्रात्मक, ये जो आदि जितने भी हैं, इस समग्रता और साकल्यता प्रक्रिया द्वारा विकसित होते हैं। ठीक है ना। यह जो है उपयुक्त सूचनाओं के द्वारा ग्रहण करने की क्षमता वो प्रक्रिया है। यह संवेदना एवं भावना का विकास सगे संबंधी एवं अन्य के साथ संबंधों से विकसित होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? निर्देशित सहभागिता कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं, या आसन्न विकास क्षेत्र कहते हैं, या अंतः व्यक्तिनिष्ठता कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपका आसन्न विकास क्षेत्र कहेंगे इसको। ठीक है ना। जी ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए, जो भी चर्चा हम कर रहे हैं इस वीडियो में क्वेश्चन और ऑप्शंस के साथ, सभी को ध्यान से सुनिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है आपका, वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक ऑप्शन में रहेगा, तो आपको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को टिक करना है। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों से संपन्न होता है तथा वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से वो करना संभव हो जाता है, वह आसन्न विकास क्षेत्र कहलाता है। आसन्न विकास क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कथन से सही रूप से प्रकट होती है? कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है? ठीक है ना। पहला ऑप्शन है कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है। अगला है संवेग जीवन की स्थायी अवस्था है। नेक्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते। लास्ट ऑप्शन है प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। सही आंसर इसका आपका संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजना की यह स्थिति पर्याप्त जटिल होती जो किसी इच्छित व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करती है। मैकडूगल के अनुसार, ठीक है ना, मैकडूगल के अनुसार संवेगों का संबंध मूल प्रकृति से होता है। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित होती है, जैसे जिज्ञासा, आश्चर्य, काम प्रवृत्ति, कामुकता जिसको कहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के हमारे वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? आंकड़ों का एकत्रीकरण, परिकल्पनाओं का निर्माण, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। सही आंसर है आपका उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तार्किक चिंतन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन द्वारा एक निश्चित परिणाम प्राप्त किया जाता है। कोई भी समस्या रहता है तो उसमें उसको सॉल्यूशन निकाल के, मतलब उसको प्रोसेस करके एक परिणाम प्राप्त किया जाता है। समस्या समाधान के अंतर्गत समस्याओं को समझना, आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन करना, सामान्यीकरण करना, संभावित समाधानों का परीक्षण एवं निष्कर्षों का निर्णय करना, ये सारी क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन कौन सा क्रिया सम्मिलित नहीं है? उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस पर चर्चा किए हैं। हम अगले वीडियो पर फिर लेके आएंगे 30 क्वेश्चंस और इसी तरह कंटिन्यू पूरे हम बाल विकास को खत्म कर देंगे। बाल विकास के संभावित जो तैयारी होती है, बाल विकास से संभावित जो प्रिपरेशंस होती है सीटेट या टेट के लिए,
उसको हम लोग सारे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी हम वीडियो अपलोड करें, प्लीज़ एक बार वीडियो को देखें, जरूर से जरूर देखें, और लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के वीडियो बनाते हैं आपके लिए, जिसमें आपका लाइफ स्किल डेवलपमेंट है, मोटिवेशन से संबंधित कभी कभी वीडियो बनाते हैं, और कंपटीशन तैयारी से बनाते हैं, और ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो उनको ट्यूटोरियल का काम करता है उनके लिए, ठीक है ना। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने हमारे अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।